हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में सिंचाई परियोजनाएं तक डिस्कशन किया था और आज के लेक्चर में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे बिहार में वर्ष 2018-19 तक चरम सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता। ये क्षमताएं जो दी गई है वो इनका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है लाख हेक्टेयर में दिया गया है। तो याद रखिएगा, सिंचाई क्षमता के प्रकार में जो पहला प्रकार है वह बृहद और मध्यम सिंचाई का। इसकी जो चरम क्षमता है वह 53.53 और जो सृजित क्षमता है वह 30.04 है और प्रयुक्त क्षमता जो है वह 26.56। लघु सिंचाई के तहत जो चरम क्षमता है वह 64.01 और सृजित क्षमता के तहत 42.03। प्रयुक्त क्षमता जो है इसका 37.82। योग अगर देखें तो इसका जो चरम क्षमता है 117.54 है और क्षमता जो है सृजित क्षमता वह 72.07 और प्रयुक्त जो क्षमता है वह 64.38। देखिए, बिहार में नलकूपों से सबसे ज्यादा क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है, 63.1%, याद रख सकते हैं आप। इसके बाद दूसरा स्थान आता है नहरों का, जिसके तहत 30.7% क्षेत्र जो है इसके द्वारा कवर किया जाता है। दो योजनाएं हैं, याद रखना है। एक है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना और दूसरा है त्वरित सिंचाई लाभ योजना। बिहार शताब्दी निजी जो नलकूप योजना है, यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। और त्वरित सिंचाई लाभ योजना जो यह है, यह योजना कुछ जिलों में जैसे नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। और इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास जो है किया जा रहा है। ये दोनों आपका जो योजना है, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किसके लिए किया जा रहा है? तो त्वरित सिंचाई लाभ योजना के लिए, जिनमें कौन कौन जिला लाभान्वित होंगे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चालू सिंचाई योजना है। इसके तहत है चालू बृहद सिंचाई योजना। तो इसके तहत जिन योजनाओं को कवर किया गया वह पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, उत्तर कोयल जलाशय योजना, बटाने जलाशय योजना, बरनार जलाशय योजना का निर्माण और कुंड घाट जलाशय योजना, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, ढाढर मोड़ योजना, दुर्गावती बाया मुख्य नहर से निश्रित सिंचाई योजना का निर्माण कार्य और 9 नंबर जो है दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। इन दोनों का जो इम्पोर्टेंस है आपको पता है, याद रखना है। इसके तहत जो नेक्स्ट है हमारा जो सब टॉपिक है वह है चालू मध्यम सिंचाई योजना। इसके तहत देख लेते हैं बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट बांध का निर्माण कार्य। इस तहत मतलब इस योजना के तहत जो चालू मध्यम सिंचाई योजना, इसके तहत यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा है दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड स्थित गहरौल बांध सिंचाई योजना। देखिए, इसका लोकेशन यानी कि जिला में है और ये कौन सा बांध है, यानी कि आपको नाम और लोकेशन दोनों याद रखना है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड में पुरानी कमला नदी के बघेल घाट पर सिंचाई योजना का जो है कार्य चल रहा है और इसके तहत इसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट है दरभंगा जिला के अंतर्गत टिकमा नदी पर सिंचाई योजना, मुंगेर जिला के अंतर्गत पहाड़ियों से निःसृत झरने जल स्रोतों पर आधारित सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, मुंगेर जिला के अंतर्गत इंद्ररुख चेक डैम के ऊपरी प्रवाह में जो है झाना नदी या डकरा नदी के गाद सफाई का कार्य, जहानाबाद जिले के अंतर्गत सिंधवा चेक डैम का निर्माण कार्य और मसौढ़ी प्रखंड में दरधा नदी पर बेरार ग्राम के निकट बेरार ब्राज का निर्माण कार्य इसके तहत जो है कवर किया गया है। नेक्स्ट है जमुई जिला के अंतर्गत घोरघट नाला में घोरघट बांध योजना का निर्माण कार्य, नालंदा जिला के अंतर्गत रहुई प्रखंड के मई फरीदा पंचायत में पंचाने नदी पर बांध निर्माण कार्य, नालंदा जिला के अंतर्गत वेन प्रखंड में छकौरी बिगहा एवं मुरबावा स्थित बांध के निर्माण और मरम्मत कार्य, नालंदा जिला के अंतर्गत चंडी प्रखंड में दयालपुर के पास मुहाने नदी को चिराया नदी से जोड़े जाने का कार्य, कचनावा बांध निर्माण कार्य, मुहाने नदी बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई योजना, मलई बराज योजना का निर्माण कार्य, कर्मनासा नदी पे जैतपुरा पंप नहर योजना का निर्माण कार्य, धौस नदी पे बलवा बराज निर्माण कार्य योजना और 2-3 और हैं, मंडई योजना और 19 नंबर है कर्मनासा नदी पर निकृष पंप नहर योजना का निर्माण कार्य और 20 नंबर है धनबार झील जल निकासी एवं सिंचाई योजनाएं। तो देखिए,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि आपको नाम, योजना का नाम और जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बृहद और जो लघु सिंचाई ये सब है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप ओवरव्यू ले सकते हैं। इसके बाद हमारा है पूरी की गई प्रमुख सिंचाई योजनाएं। तो अब तक कितनी जो योजनाएं हैं सिंचाई के लिए, वो जो पूरी की जा चुकी है, तो देख लेते हैं। सोन नहर प्रणाली है, यह जो योजना है सिंचाई परियोजना है जो है ये पूरी हो चुकी है। इसके लाभार्थी जिला जो है वो कौन कौन से हैं? भोजपुर है, रोहतास है, पटना है, जहानाबाद है, गया है, औरंगाबाद है। सोन उच्च स्तरीय नहर का भी जो परियोजनाएं हैं ये संपूर्ण हो चुकी हैं, और इससे लाभान्वित जिला का जो नाम है रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, कैमूर है। बदुआ जलाशय योजना के तहत लाभार्थी जिला जो है वह भागलपुर और मुंगेर। और चंदन जलाशय योजना के तहत जो लाभार्थी जिला है वह भागलपुर। और निचली मोरहर सिंचाई योजना, इसके तहत जो जिला लाभान्वित होता है वो गया। निचली क्यूर जलाशय योजना के तहत जो जिला लाभान्वित होता है वो मुंगेर। और कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर नहर के तहत जो जिला लाभान्वित होते हैं वह पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल और अररिया। आगे बढ़ते हैं। कोहिरा जो बांध है इसके तहत कैमूर जिला लाभान्वित होता है, ठीक है। और मूसाखंड सिंचाई योजना के तहत कैमूर जिला लाभान्वित होता है। गंडक परियोजना सम्मिलित त्रिवेणी ढाका नहर, इसके तहत पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जो जिला है लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है लीलाजन सिंचाई योजना, इसके तहत गया जो है लाभान्वित होता है। और नेक्स्ट है सकरी सिंचाई योजना, इसके तहत गया, नवादा। और उदर स्थान सिंचाई योजना के तहत जहानाबाद, गया, नालंदा ये जिला जो है लाभान्वित होते हैं। ऊपरी मोरहर सिंचाई योजना के तहत गया और नवादा जो जिला है लाभान्वित होता है। कमला बलान और त्रिशूला सिंचाई योजना, इसके तहत मधुबनी जो जिला है इसके तहत ये लाभान्वित होता है इस योजना के तहत। इसके बाद पूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है इसका लोकेशन और सिंचाई योजना जो है जो योजनाएं हैं किस जिला में या किस जिले से रिलेटेड है, ये आपको लोकेशन याद रखना है। इसके बाद है अद्री सिंचाई योजना, इसके तहत औरंगाबाद। बिरहा सिंचाई योजना के तहत गया। और चोरठंडा सिंचाई योजना के तहत गया। धुआ सिंचाई योजना के तहत औरंगाबाद। और हुलिया सिंचाई योजना के तहत औरंगाबाद जो है संबंधित है। केसर सिंचाई योजना के तहत औरंगाबाद। कंचन सिंचाई योजना के साथ औरंगाबाद। और निचली कारावार सिंचाई योजना के साथ भी औरंगाबाद। मनसर सिंचाई योजना के साथ भी औरंगाबाद। नारी सिंचाई योजना नीरा सिंचाई योजना के तहत भी औरंगाबाद। और ऊपरी करीबार सिंचाई योजना के तहत गया जो है लाभान्वित होता है। टेकरी सिंचाई योजना के तहत गया। अज्जन यानी कुकुर जाप जो जलाशय योजना है इसके तहत जमुई। अमृत सिंचाई योजना के तहत भी जमुई। बदुआ बेलहरमा लिंक नहर का जो संबंध है वो बांका से है। बागरा सिंचाई योजना का मुंगेर से है। बाजन सिंचाई योजना का जमुई से है। बसकुंड जलाशय योजना का लखीसराय से है। और बेलहरना जलाशय योजना का संबंध बांका से है। तारकोल जलाशय योजना का नवादा। और ओरहनी जलाशय योजना का संबंध भागलपुर से है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो योजना है बेलिया बांध योजना है, ये जमुई से संबंधित है। बिलासी जलाशय योजना बांका। चिचरुओन पंप योजना मुंगेर। डाकरा जलाशय योजना भागलपुर से संबंधित है। फिरंगी बीघा योजना शेखपुरा से। जलकुंड जलाशय योजना मुंगेर से। कैलाश घाटी योजना जमुई से। और कमरगंज पंप नहर योजना का संबंध भागलपुर से है। करिहारी छिछली योजना का संबंध जमुई से है। कोरिहारी सिंचाई योजना का संबंध जो है जमुई, नवादा, शेखपुरा। और खलखलिया बांध का संबंध भागलपुर से है, इसे गेबुआ बांध योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट है खड़गपुर झील सिंचाई योजना का संबंध मुंगेर से है। और खंड बेहरी सिंचाई योजना का भी संबंध मुंगेर से है। कुंड घाट जलाशय योजना जमुई में। और महेन बांध योजना मुंगेर में। महमूदा सिंचाई योजना का संबंध भागलपुर से है। मोरवे जलाशय योजना लखीसराय से है। नागी जलाशय योजना जमुई से है। नकटी जलाशय योजना मुंगेर से है। और श्रीखंडी सिंचाई योजना का संबंध भी जमुई से है। सनहौला बांध योजना भागलपुर। सूरजगंज पंप नहर योजना लखीसराय। तांती सिंचाई योजना शेखपुरा। भरारी सिंचाई योजना रोहतास।
कामहारी सिंचाई योजना आरा, काऊ सिंचाई योजना रोहतास, जो सिंचाई योजना है ये कैमूर, और बागलती सिंचाई योजना का संबंध गया। बथुआ नंदनी सिंचाई योजना, बथुआ नंदनी सिंचाई योजना का संबंध जहानाबाद से है। सिनाने सिंचाई योजना नालंदा, ऊपरी जमुई सिंचाई योजना जहानाबाद, छरियारी सिंचाई योजना जहानाबाद। देखिए इतना राटा मारने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है पूरा कि कौन सा सिंचाई योजना किस जिला से या इसका लोकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि कौन सा योजना है, कहाँ पे जो लोकेटेड है, कौन सा जो जिला है इससे लाभान्वित होता है, या कौन सा जिला ये जो है में ये योजनाएं कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है फिरंगी बाग सिंचाई योजना गया, घोर कटोरा सिंचाई योजना का संबंध जो है राजगीर, और गोईठा सिंचाई योजना का संबंध नालंदा से है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गोखले सिंचाई योजना, इसका भी संबंध गया से है। गुलशकारी सिंचाई योजना का संबंध गया से है। जबाल जलाशय योजना पटना, कनक बीघा जो है इसका संबंध जहानाबाद से है। करुआ सिंचाई योजना का संबंध पटना से है। कधार सिंचाई योजना का गया से है। कोल महादेव जलाशय का संबंध नवादा से है। कुल्थी सिंचाई योजना नालंदा, लोकेन सिंचाई योजना नालंदा, महाबोधि सिंचाई योजना गया, महमूद सिंचाई योजना जहानाबाद, और महूगेन सिंचाई योजना गया। ठीक है, और नेक्स्ट है मुदार सिंचाई योजना नालंदा, निश्चलगंज सिंचाई योजना नालंदा, नितेन सिंचाई योजना गया, पैमार बांध योजना नालंदा जहानाबाद। इसके बाद है पाइन सिंचाई योजना शेखपुरा, पंचेन सिंचाई योजना नालंदा, फुलवरिया जलाशय योजना नवादा, पुरैना सिंचाई योजना नवादा, सांसी सिंचाई योजना नालंदा, और श्रीनवा सिंचाई योजना जो है नालंदा है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी योजनाएं हैं और इसका लोकेशन कहाँ पे है ये याद रखना है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, इसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस परियोजना के नाम, ये किस नदी पे है, और इससे कौन सा राज्य या देश लाभान्वित होते हैं। जैसे कोसी जल विद्युत परियोजना, ये कोसी नदी पे है, बिहार और नेपाल इससे संबंधित हैं। इन दोनों में, भारत और नेपाल के बीच जो है इस परियोजना के लिए 1954 में जो है आपसी सहमति पे कह सकते हैं कि यह परियोजना जो है संचालित हुई थी। नेक्स्ट है सोन परियोजना, यह जो है परियोजना है सोन नदी पे है और इससे जो लाभान्वित राज्य है बिहार है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे है, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल ये तीनों इससे जो है लाभान्वित होते हैं। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तीनों जो है राज्य इससे संबंधित हैं। देखिए कोसी जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत नेपाल के बीच इस परियोजना के लिए देखिए 1954 में आपसी सहमति हुई थी और इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस बैराज का निर्माण वर्ष 1959 में आरंभ हुआ था और 1963 में पूर्ण हो गया था। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना और पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1961 में आरंभ किया गया था। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जो जिले हैं वह अररिया, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार, और पश्चिमी कोसी नहर से लाभान्वित जो जिले हैं वह दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और मधुबनी। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? 1978 में। नेक्स्ट जो परियोजना है इंपॉर्टेंट है वह है कौन सा? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखना है कि कौन सा परियोजना किन देशों के साथ जो है मतलब कि जुड़ा हुआ है। तो भारत नेपाल के साथ गंडक परियोजना का संबंध है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ और इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित की गई थी। यह जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में आरंभ किया गया और 1968 में जो है पूर्ण हो गया था। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई है। पहला जो है वह पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, इससे जो है नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर लाभान्वित होते हैं। दूसरा जो है इसके बारे में एक पॉइंट और है कि यह जो परियोजना था
जो पश्चिमी गंडक नहर परियोजना है 1961 में यह योजना आयोग द्वारा जो है मंजूरी प्राप्त कर लिया था। द्वितीय जो है पूर्वी गंडक नहर परियोजना, इससे बिहार लाभान्वित होता है और इससे लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सिवान। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोन परियोजना। सोन परियोजना जो है सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है और इसके अंतर्गत सोन बैराज, पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर और 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं जो है निर्मित की गई है। सोन बैराज जिसे इंद्रापुरी कदवन जो कहलाता है, इस बैराज का भी मतलब इस कह सकते हैं कि सोन बैराज जिसे इंद्रापुरी बैराज भी कहा जाता है, इसका निर्माण किया गया है और यह एक जलाशय है जिसका निर्माण 1960 में आरंभ हुआ था और 1965 में यह पूर्ण हो चुका था। सोन पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर पर जो है जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिससे क्रमशः 1986 और 1993 में पूर्ण किया गया था। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो ये सारे मटेरियल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सोन नहर जो है मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो सोन नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो है भोजपुर, अरवल, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर। सोन उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन सा है, अरवल है, कैमूर है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है और जहानाबाद है। नेक्स्ट है सोन नहर प्रणाली। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। सोन नहर प्रणाली जो है भारत की प्राचीन नहर प्रणालियों में से एक है और यह 1874 ईस्वी में परिचालन में आ गया था। अन्य जो प्रमुख नहरें हैं देख लेते हैं कि कौन सा नहर किस नदी पे मतलब किस नदी से निकाले गए हैं। तो देखना है, पहला जो है त्रिवेणी नहर, इसका संबंध गंडक नदी से है। कमला नहर का संबंध कमला नदी से है और तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है। देखिए तिरहुत और तिऊर दोनों सेम है, मतलब कि नदी का नाम, लेकिन दोनों की जो नहरी नाम जो है नहर का नाम है वो अलग है। तिरहुत जो नहर है गंडक नदी से ही संबंधित है और तिऊर का भी गंडक नदी से ही संबंध है। नदियों के अंतर संबंध के बारे में देख लेते हैं। बिहार राज्य पानी के मामले में जो है विरोधाभासी समस्या से पीड़ित है। जो उत्तर बिहार का एरिया है वो बाढ़ का सामना करता है और दक्षिण बिहार जो एरिया है, दक्षिण बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं ये सूखा प्रवण क्षेत्र है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की यानी जो कैनाल लिंकिंग की योजनाएं हैं इसको जो है संचालित किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं जो परियोजनाएं हैं और जिस जिला से संबंध रखता है उस जिला का नाम आपको याद रखना है। जैसे डेहरी परियोजनाएं हैं, ये सारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो डेहरी जो है ये रोहतास से संबंधित है, वरुण औरंगाबाद से है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से, कटया जो जल विद्युत परियोजना है ये सुपौल से संबंधित है, अगनूर अरवल से है, नासिरगंज ठीक है ये रोहतास से है, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से है और जो श्रीखंडी है ये रोहतास से है, सेबारी रोहतास से है, बेलसार अरवल से है और अरवल का संबंध भी अरवल से है। जो जैनागरा है यह भी संबंध किससे रखता है, रोहतास से। बिहार में बाढ़, इसके बारे में देख लेते हैं कि बिहार में जो बाढ़ से संबंधित क्षेत्र है कौन सा है और यहाँ पे इससे कितना जो है नुकसान होता है, कौन सा प्रवण क्षेत्र है, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार भारत का देखिए सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है यानी घटते रहते हैं, हर साल बाढ़ आता है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब कि कह सकते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर का 73.06% है। तो इतना इसका जो है क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, याद रखिएगा परसेंटेज और पूरी एरिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पे असुरक्षित है। यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17.2% है। इसी प्रकार देश के कुल
बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% हिस्सा जो है बिहार में निवास करता है। बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां जो हैं उत्तर में स्थित नेपाल की तीखी ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं, जिससे नदियों के बेसिन उथले होते जाते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति की स्रोत बनती हैं। बाढ़ों से बचने के लिए बिहार में 3,746 किलोमीटर और नेपाल में 68 किलोमीटर लंबाई में तटबंध बनाए गए हैं। इसके अलावा चंदन नदी बेसिन में जो है 101 किलोमीटर लंबाई में तटबंधों का निर्माण हो रहा है। महानदी बेसिन में 1,196 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाने का जो है योजनाएं हैं। ये तटबंध बाढ़ से बचाव के अस्थायी समाधान नहीं है, इसलिए जो है बाढ़ की परिघटना बिहार की आबादी को परेशान करती रहती है। जो ये मतलब कि जो बचाव किया जा रहा है समाधान, ये अस्थायी समाधान नहीं है। इसके बाद बाढ़ प्रवण जो जिले हैं देख लेते हैं। बिहार में देखिए 38 जिले हैं और 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं और इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। तो देख लेते हैं बिहार के बाढ़ प्रवण जिले। अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले जहां पे अत्यंत बाढ़ आते हैं उत्तरी बिहार में आता है और उत्तरी बिहार में जो आते हैं वो है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। 15 जिले आते हैं। उत्तर बिहार में जो आते हैं ये अन्य जो प्रवण जिले हैं उत्तर बिहार के तहत देखते हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज यानी 7 जिले आते हैं। दक्षिण बिहार के तहत जो जिले आते हैं वो है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा यानी 6 जिले इसके तहत कवर किए गए हैं। बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान देना है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार जो है उपोष्ण जलवायु में जो है स्थित प्रदेश है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलता है। बिहार राज्य की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है और यहाँ पे वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य तक और जून तक। मार्च से मध्य जून तक यानी कहने का मतलब है मार्च से जून तक मान सकते हैं ग्रीष्म ऋतु मोटा मोटी। वर्षा ऋतु का जो समय है वह मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक और शीत ऋतु का जो समय है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार, जो कोपेनहेगन के जो वार्ताएं थे इनके अनुसार अगर बात करें तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG यानी मध्य तापीय या गंगा तुल से प्रदर्शित किया गया है, जिसे दो वर्गों में जो है विभाजित किया जा सकता है। एक है CWA और दूसरा है CSA। CWA के तहत है किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार का क्षेत्र। CSA के तहत आता है पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र। इसके बाद देखिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ नम उपोष्ण जलवायु पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। तो याद रखिएगा जो 2018-19 का जो समय है बिहार में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। सबसे पहले तो पर्यावरण और वन विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। याद रखिएगा इसका नाम चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है इसके बारे में आगे जो है आपदा प्रबंधन। तो बिहार में जो आपदा प्रबंधन का व्यवस्था है किस तरह से है, क्या क्या है, यहाँ पे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं से जो है यह असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं। 33 जिले सिस्मिक जोन जो 3, 4 और 5
जो जोन है, यानी जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जोन आते हैं, इसके तहत ये 33 जिले सिस्मिक जोन में आते हैं। दक्षिण बिहार के जो 8 जिले हैं, जैसे गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका, ये 8 जिले अत्यंत सूखा प्रवण क्षेत्र हैं। और इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर जो क्या होता है, देखिए यहाँ पे अक्सर चक्रवातीय आंधी, तेज आंधी और शीतलहर और मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। साथ ही अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं भी यहाँ पे आम बात है, जिससे आमतौर पे झोपड़ियों में रहने वाली जो गरीबी रेखा से नीचे वास करने वाले लोग हैं, इनको जो है खास तौर पे प्रभावित मतलब होना पड़ता है। आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का मुख्य विषय बन गया है, और यह मुख्य विषय भी है। वन विभाग का लगभग 74% जो व्यय है जलवायु परिवर्तन पे, और 24% व्यय जो है जलवायु संबंधित जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीजों पर होता है। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हुए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रभावित जो शहरों को है अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के जो मद्देनजर है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा पटना, गया, मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। बिहार की जो कृषि जलवायु विवरण है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का जो क्षेत्रफल है 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 3% का हिस्सा है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण प्रकार की है, और ग्रीष्म ऋतु जिसका समय है मार्च से मई, इसके दौरान यहाँ पे जो सर्वोच्च तापमान होता है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जबकि शीत ऋतु में जिसका समय है दिसंबर और जनवरी, यहाँ पे जो इस समय जो औसत तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। बिहार में खरीफ, रबी और जायद कृषि के 3 मौसम जो है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का के साथ साथ अनेक बागवानी, फल, सब्जियों का जो है खेती की जाती है। गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर बिहार में जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों से पानी आता है, और अधिकांश क्षेत्र जो है यह बाढ़ प्रवण है। वहीं दक्षिण बिहार जो है मध्य भारत की नदियों से पानी से जो है लाभान्वित होता है, लेकिन यह सूखा प्रवण क्षेत्र है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान की विशेषताओं का जो है संक्षिप्त विवरण दिया गया है। देख लेते हैं। ये विशेषताएं जो है मिट्टी के गुणों, भौगोलिक क्षेत्र, वर्षापात और तापमान को निर्धारित करती है, जिनके कारण फसल पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है। दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान कम औसत वर्षापात वाला है, जहां सामान्यतः 1102 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इस क्षेत्र में 17 जिले हैं। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्रमशः 1235 मिलीमीटर और 1382 मिलीमीटर। नेक्स्ट है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र यानी जोन। तो जिस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलता है उसको देखेंगे, और इस क्षेत्र में औसत वर्षापात कितना होता है, तापमान कितना होता है, कौन सा जिला जो है इस क्षेत्र में आते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि पूरी डेटा आपको एक साथ दिख जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। ठीक है, इसमें जो मिट्टी के प्रकार है मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुई दोमट से चिकनी दोमट तक, बाढ़ प्रवण। औसत वर्षापात 1235 मिलीमीटर है। तापमान जो है अधिकतम यहाँ पे 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और न्यूनतम 7.7। मुख्य फसलें यहाँ की जो है इस क्षेत्र की जो है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची। कौन कौन जिले आते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, सीवर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय। दूसरा जो क्षेत्र है वह है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, और इसमें जो मिट्टी के प्रकार है हल्का से मध्यम गठन, हल्की अम्लीय, बलुई से सिल्ट युक्त दोमट तक। इसकी जो औसत जो वर्षा है वह है 1382, और टेम्परेचर जो है अधिकतम 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड। फसलें कौन कौन सी है? तो मक्का, जूट और अनार। और कौन कौन से जिला इससे संबंधित है? तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। यहाँ पे जो मिट्टी का प्रकार है वह है जलोढ़ से बलुई दोमट तक,
और औसत जो वर्षापात है 1102 मिलीमीटर है। अधिक जो अधिकतम टेम्परेचर है 37.1 और न्यूनतम 7.8। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वह चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद। कौन कौन से जिले आते हैं तो शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वह है बिहार में वन, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। इसके तहत जो डेटा दी गई है इसके लिए इसके मतलब कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही इसमें कवर भी किया गया है। आप देख लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन जरूर करिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग में वन आवरण है, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 2.13%। तो याद रखिएगा, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग में जो है वनावरण है, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.13% है। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में ISFR 2019 में बिहार में 0.10% का परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये परिवर्तन याद रखना है आपको, 0.10% का जो है परिवर्तन हुआ है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के जो जिले हैं कौन कौन से हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी सर्वाधिक और न्यूनतम, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के जिले भभुआ हैं, मतलब पहला स्थान भभुआ का था, इसके बाद पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई का। तो न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के कौन कौन से जिले हैं, जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल और एक है गोपालगंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार का जिले का नाम बताना है, वह जमुई का, पहला स्थान जमुई का है, इसके बाद भभुआ का, इसके बाद गया का, इसके बाद नवादा का स्थान आता है। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के कौन कौन से जिले हैं, तो पहला स्थान है, किसका स्थान है, जहानाबाद का, दूसरा स्थान है शेखपुरा का, तीसरा गोपालगंज का, चौथा बक्सर का। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां पे वन आवरण का क्षेत्र और प्रतिशत दोनों शून्य है, तो इसका नाम याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना 2017 से करें तो बांका और मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और रोहतास, गया, भभुआ में जो है कमी दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का पूरा आप डेटा देख सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन, कुल भौगोलिक और क्षेत्रफल का प्रतिशत। तो ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जिस मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसका डेटा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना कवर करते हैं, 3.44%। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर क्या हो गया, 2018 में 31। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 2010 में ये जो बाघ की संख्या थी 8 थी और 2018 में अब 31 हो गई है। इस प्रकार भागलपुर में गंगा में अवस्थित विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगे डॉल्फिन, ताजे पानी की मछलियां और कछुओं का यह जो है निवास स्थान है। ठीक है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 899.38 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत इस वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, लकड़बग्गा, वन बिलाव, मूसंग, उदबिलाव, गौर, सांबर, चीतल, काकड़, पाढ़ा, रिछ, अजगर, मकर, लंगूर, बंदर और गिद्ध इत्यादि पाए जाते हैं। एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार
बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1989 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 335.65 वर्ग किलोमीटर है। और वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 899.38 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए कुछ यहाँ पे अभ्यारण्य या शरण स्थली का नाम दिया गया है, उसकी अवस्थिति, अधिसूचना की तिथि, वन्य जीवों की प्रजातियां। तो देखिए पहला जो है वाल्मीकि बाघ शरण स्थली, ये पश्चिमी चंपारण में है और इसकी अधिसूचना है 7/8/2012, यानी 7 तारीख 8वां महीना 2012। वन्य जीवों की जो प्रजातियां यहाँ पे मिलती है, बाघ, गैंडा, काला भालू, भारतीय जो स्वाथ बियर हैं ये मिलते हैं, उदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंसा, जंगली सुअर जो है, बार्किंग डियर, सांबर, नीलगाय, लकड़बग्गा, तेंदुआ, बिल्ली, जंगली बिल्ली, फिशिंग कैट, लंगूर, बंदर, उड़न गिलहरी, क्लाउटेड लेपर्ड, भारतीय गौर और नेवला, यहाँ पे ये सारे मिलते हैं। इसके बाद है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मुंगेर में है। और गौतम बुद्ध, देखिए आप लोकेशन जरूर याद रखिएगा, कौन सा अभ्यारण्य किस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में है, रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य जो नवादा कहलाता है ये नवादा में है। और यहाँ पे काला भालू, सुअर, बाघ, यानी ये जो मतलब कि जो पांचों हैं अभ्यारण्य, यहाँ पे काला भालू, सुअर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, जो हॉग हैं, हिरण, ये नीलगाय, तेंदुआ, बिल्ली और जंगली बिल्ली, लंगूर, बंदर, नेवला, ये सारे जो जीव जंतु हैं पाए जाते हैं। इसके बाद उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पे दलदली वन सहित गोझूर, जो गोखुर झील कहते हैं, यहाँ पे गोझूर झील दिया गया है, गोखुर झील जो है यहाँ पे मिलते हैं। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है, यहाँ पे जल पक्षी और प्रवासी पक्षी ये दोनों जो है मिलते हैं। यहाँ पे इन दोनों का जो है निवास स्थल है। इसके बाद नकटी डैम जो अभ्यारण्य है ये जमुई में है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, जल पक्षी और प्रवासी पक्षी आते हैं। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये बेगूसराय में है, यहाँ पे भी जल पक्षी और प्रवासी पक्षी का ये जो है निवास स्थल है। कुशेश्वर जो स्थान पक्षी अभ्यारण्य ये दरभंगा में है। और इसके बाद सलीम अली जुबा सहनी बड़ेला झील पक्षी अभ्यारण्य ये वैशाली में है। यहाँ पे भी ये जो एरिया है जल पक्षी और प्रवासी पक्षी के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन जो अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। और गंगे डॉल्फिन जिसे सूंस कहते हैं, ताजा पानी की मछलियां और कछुए जो है यहाँ पे मिलते हैं। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में गंगा में 60 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है। जो सूंस, ताजा पानी की मछलियां और कछुओं का जो है यह निवास स्थान है। और राज्य में जल पक्षी और प्रवासी पक्षियों के लिए 5 पक्षी अभ्यारण्य है। राज्य में भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजगीर में है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य जो नवादा में है, और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे अनेक वन्य अभ्यारण्य भी हैं। राज्य सरकार परितंत्र विकास समिति के जरिए वन्य जीव और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित की जा रही है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो कांवर ताल भी कहलाता है, कुशेश्वर स्थान पक्षी जो अभ्यारण्य है, सलीम अली जुबा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य जो बरेला ताल में है, मतलब इसका जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है बरेला ताल। और वेटलैंड के रूप में जो है ये सारे चिन्हित किए गए हैं। तो याद रखिएगा वेटलैंड के रूप में कौन कौन से चिन्हित किए गए हैं, तो कांवर ताल, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली जुबा साहनी, बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे जो है वेटलैंड के रूप में इंडिकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है जैविक जो उद्यान है पटना में मैसूर चिड़ियाघर से देखिए एक जोड़ा गैंडा के बदले 12 जानवरों को प्राप्त किया गया है। तो एक जोड़ा जो है गैंडा दिया गया, उससे 12 जानवर कौन कौन से पाए गए, मतलब मांस लिए गए, जिराफ, ब्लैक स्वान और गौर। जैविक उद्यान में 3D थिएटर के निर्माण का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी को भी स्थापित करने के प्रस्ताव का सूत्रण किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जो 153 एकड़ में विस्तृत है, इस उद्यान में लगभग 100 प्रजातियों के 1164 वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, मतलब कहने का मतलब कि 1164, याद रखिएगा यहाँ पे जो है वन्य जीव प्रजातियों का, वन्य प्राणियों का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र और विश्व में दूसरे बड़े केंद्रों के रूप में विख्यात है।
इस उद्यान को राज्य का पहला पॉलीथीन प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र भी बनाया गया है। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए हमारा जो बिहार से संबंधित भूगोल था, ये जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट का टॉपिक होगा। तो भूगोल में इतना ही। अगर आपको कोई भी सुझाव हो या आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।